हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज की क्लास में हम लोग अभी तक हमने जो पढ़ा है, खास तौर पे जहां से आप देखोगे कि जो अरब आक्रमण होता है सबसे पहला, कौन करता है सबसे पहला अरब आक्रमण, बताएंगे सब लोग कमेंट सेक्शन में। कौन से साल में हुआ? यस। मोहम्मद बिन कासिम के अंडर जो सबसे पहला अरब आक्रमण होता है 712, वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो मामलुक वंश है उसको पूरा का पूरा, या फिर हम कहें कि जो गुलाम वंश है वहां तक हम कवर करने वाले हैं। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सबके लिए। बहुत लोगों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं कि सर टाइमलाइन क्लियर नहीं है या रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों के लिए ही ये क्लास रखी गई है। प्रॉपर रिवीजन क्लास है ये। यहाँ पे आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आप फैक्ट्स को साथ साथ बोलें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आपको एक क्विक रिकैप यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिवीजन करना होता है बस, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया क्लास है। राइट। तो भारत पर तुर्क आक्रमण, एक ऐतिहासिक विश्लेषण, अरब आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक हम इसमें पूरा का पूरा करेंगे। और सिर्फ स्थापना तक नहीं करेंगे, मामलुक वंश को भी कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी है यहाँ पर वो क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अरब आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, 712 में, 712 ईस्वी में। ये साल तो आपको पता होना ही होना चाहिए। और ये देखें हम तो किसने ऑर्डर किया था ये आक्रमण? ऑर्डर किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने निश्चित तौर पर यह आक्रमण किया था। लेकिन ऑर्डर किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने था? जो इराक का शासक था, जिसका नाम था हज्जाज। हज्जाज ने भेजा था यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी है ना कि हज्जाज का जो जहाज था उस पे कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर जो लुटेरे थे है ना, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया था और उसके रिटेलिएशन में उसने यह आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था जिस एरिया में, वो कौन सा एरिया था और उस एरिया का शासक कौन था? ये जरा बताइए आप लोग सब फटाफट। तब तक मैं आपके एनोटेशंस को डिसेबल कर देता हूँ। बिल्कुल सही। सिंध के शासक थे, नाम था दाहिर। क्या देख रहे हैं हम? इराक के शासक हज्जाज ने समुद्री जहाजों को सिंध के देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों द्वारा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई इराक का जो शासक था हज्जाज, उसके जो जहाज थे उन्हें सिंध के आसपास लुटेरों ने लूट लिया था। उसके रिएक्शन में उसने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को, हज्जाज का जो दामाद था, उसे भेजा। उसने सिंध पर आक्रमण किया, सफल आक्रमण किया। देवल जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये डायरेक्टली एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि सबसे पहले जो अधिकार था वो कहाँ पे हुआ था, कौन से एरिया में उसने सबसे पहले अधिकार किया था। सिंध के क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ पे अधिकार हुआ था? तो यहाँ पर क्या आएगा? देवल। देवल पर जो विजय थी वो सबसे पहली विजय थी। उसके बाद एक रावर का युद्ध है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20 जून 712 ईस्वी, राजा दाहिर को पराजित करके यहाँ पर मार डाला गया, और इसलिए रावर, रावर का युद्ध आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अंतिम विजय जो हम देख रहे हैं, अंतिम विजय क्या है? मुंदलान पर अधिकार किया उसने, जिसे स्वर्ण नगर कहा जाता था उस समय। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि उस समय पे स्वर्ण नगर किसे कहा जाता था। ओके। तो इतनी चीजें आप लोग दिमाग में रखें। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ये भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। और इसका जो उल्लेख है वो हमें कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख हमें कौन सी किताब में मिलता है? सचनामा में, है ना। सचनामा में इसका पहला उल्लेख हमें मिलेगा। तो इसमें कुछ और रिलेटेड सवाल जो है वो भी आ सकते हैं। जैसे क्या? सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि भारत पर जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जो प्रथम मुस्लिम आक्रांता थे, वो कौन थे? क्या वो गजनी थे? क्या वो गुरी थे?
क्या वो अरब थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं थे? ये सवाल यूपी की लोअर सब एग्जामिनेशन में भी आया था साल 2015 में। और उत्तर जो है वो अब बहुत ज्यादा आसान है। कौन थे वो? देवर अरब्स। ओके। सिमिलरली, चचनामा के लेखक कौन थे? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, हु वाज द ऑथर ऑफ चचनामा? काजी इस्माइल, जिन्हें अली अहमद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। सॉरी, अली अहमद और काजी इस्माइल जो है ये अलग अलग लोग हैं, है ना? अबू बकरे के नाम से भी जानते हो। ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अरब आक्रमण उसके बाद भी सिंध के एरिया से कंटिन्यूअसली होने की कोशिश की गई है। लेकिन भारत में आप देखिए कि किस तरीके से उन पर रोक लगाई भारत के कुछ बहुत ही ज्यादा वीर शासकों ने। जैसे कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पे फ्रंटियर बन के खड़े हुए थे ललित आदित्य। जब हम प्रतिहारों की बात करते हैं तो वहां पे फ्रंटियर बन के खड़े थे नाग भट्ट प्रथम। और जब हम बात करते हैं चालुक्यों की, पुलकेशिन द्वितीय जैसे शासक थे, जिनके कारण आप ये देख रहे हो कि एक पूरी की पूरी दीवार बन के खड़ी हो गई थी, जिनके कारण ये आक्रमण विफल हो रहे थे। जब हम आक्रमण की बात करते हैं तो हिंदू शाही वंश का नाम बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता, बिल्कुल भी हिंदू शाही वंश को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदू शाही वंश के दो प्रमुख शासक थे, जयपाल और आनंदपाल। तो आप देखेंगे कि बाद में जब महमूद ऑफ गजनी के अटैक होते थे तो इन दोनों शासकों ने उनके विरुद्ध एक बहुत ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाई। कौन कौन से युद्ध हुए थे इनके, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल? दो युद्ध थे। एक है वहिंद का युद्ध और दूसरा है पेशावर का युद्ध। उसके अलावा भी थे पर ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक वहिंद और दूसरा पेशावर। पेशावर का साल 1001, वहिंद का साल 1008। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी यहाँ पर होता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान साल एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मगुप्त की जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र सिद्धांत, गणित के ऊपर एक मैग्ना कार्टा है ये, खंड खाद्य खगोल शास्त्र के ऊपर जो किताब है, उनका अरब में अनुवाद होता है अल फजारी के द्वारा। अर्थव्यवस्था में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में खजूरों को किसने इंट्रोड्यूस किया था? खजूरों की जो खेती होती है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऊंट पालन जो है वो किसने शुरू किया था? अरब ने शुरू किया था। अब यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं हो सकता। तो अरब सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले कौन आए? अरब। अरब के बाद कौन आएंगे? अरब के बाद कौन आएगा? अरब के बाद आएंगे तुर्क। थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है मुझे क्योंकि मैं पीडीएफ नोट कर रहा हूँ, पीपीटी पे नहीं है। पर कोई बात नहीं, आप लोग को तो आदत हो गई है ना? तो तुर्कों का उदय होगा। और जब तुर्कों के उदय की बात होती है तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आएगा अल्पगीन का। 662 में अल्पगीन ने गजनी, जिसे हम आज अफगानिस्तान कहते हैं, वहां पे एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। उसी साम्राज्य के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पहले तुर्क आक्रमणकारी थे। अच्छा, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है जिन्होंने सफल आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन पहले तुर्क आक्रमणकारी जिन्होंने सफल आक्रमण किया, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है ना? अच्छा, अल्तगीन ने आक्रमण नहीं किया है। अल्तगीन ने क्या किया है? अल्तगीन ने सिर्फ और सिर्फ स्थापना करी है गजनी में स्वतंत्र साम्राज्य की। उसी साम्राज्य के सुबुक्तगीन आएंगे 977 से लेके 997 ईस्वी तक, जिनका इनका शासनकाल रहा। और भारत में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल से सुबुक्तगीन का यहाँ पर युद्ध भी होगा। ये प्रथम तुर्क थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन ने सीमावर्ती किलों पर अधिकार कर लिया था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह आक्रमण सफल था।
सीमावर्ती एरिया पे तो कैप्चर किया है उन्होंने। लेकिन जब बात होती है कि बड़े स्तर पर भारत में लूट किसने करी है, देखो महमूद गजनवी की जब हम बात करते हैं, तो महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में शासन करना तो कदापि नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसका उद्देश्य था क्या? उसका उद्देश्य था कि भाई मुझे तो धन लूटना है और इस्लाम का प्रचार करना है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से महमूद गजनी ने भारत के जो मंदिर हैं उनको तोड़ा है, और खास तौर पे मंदिरों को टारगेट किया है। जब हम बात करते हैं मंदिरों की, तो सबसे पहले कौन से मंदिर का नाम आना चाहिए आपके दिमाग में? सोमनाथ। कोई बताएगा कि सोमनाथ पे कौन से साल में आक्रमण हुआ था? 1025। बिल्कुल सही। उसके अलावा थानेश्वर में हुआ है ना? हमारे जो बहुत ज्यादा प्रिय तीर्थ स्थल है भारत का, मथुरा वृंदावन, वहां पे हुआ है। तो ऐसी बहुत जगह उन्होंने आक्रमण किया। और क्या प्रूव करना चाहा था कि अल्टीमेटली इस्लाम इज सुप्रीम। उन्होंने इस्लाम को प्रचार करने की कोशिश करी है। उन्होंने शिवलिंग को तोड़ा, है ना, और उसके जो टुकड़े थे उसको यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है मुस्लिम्स का, वहां पे जाके सीढ़ियों में लगवा दिया, जस्ट टू प्रूव दैट इस्लाम इज सुप्रीम। इनकी उपाधियां थी यमीन उद्दौला, साम्राज्य के साम्राज्य की दाहिनी भुजा भुजा, अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि काफिरों के देश पर हर वर्ष आक्रमण करना है। और सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लें तो एटलीस्ट इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं उतने तो आपको, जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके अलावा भी मैंने आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाया है उसमें बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं, वो भी आपको पढ़ना है। उसे प्लीज 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 इग्नोर मत करिएगा। तो 17 बार आक्रमण किए हैं हेनरी एलियट के अनुसार, और जो ज्यादातर इतिहासकार हैं वो इस बात से सहमत हैं कि हाँ इतने ही हुए हैं। इन सब के ईयर्स आपको याद करने हैं। 1001 पेशावर हम लोग याद कर चुके हैं, किसके विरुद्ध किया था यहाँ पर अटैक? जयपाल के अगेंस्ट। फिर वह हिंद 1008, है ना, 1008 आनंदपाल, 1009 में नगरकोट कांगड़ा, मंदिरों में व्यापक लूट करी गई थी यहाँ पर। चक्रवर्ती चक्र स्वामी मंदिर जो था थानेश्वर में, वहां पर अटैक किया गया 1014 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ष है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को गजनी ले जाकर अपमानित किया। ये देखिए आप किस तरीके से आगे चलकर मथुरा और कन्नौज पर अटैक होते हैं 1018 में। कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे राज्यपाल, वो बिना लड़े भाग गए थे। अच्छा, राज्यपाल को दंडित किसने किया था, कोई बता सकता है? राज्यपाल जब बिना लड़े भाग गए तो किसने राज्यपाल को दंडित किया? विद्याधर ने। विद्याधर चंदेल शासक और कलिंगर के राजा, इन्होंने जब राज्यपाल भाग गया तो उसे दंडित किया। 1019 से 1021 में विद्याधर से यहाँ पर संघर्ष होता है। लेकिन विद्याधर से संघर्ष होने के बाद इसका कोई प्रमाण नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं होता इस पूरे के पूरे स्टैंड ऑफ का। इसे स्टैंड ऑफ ही कहा जा सकता है। आपको याद होगा ना, जैसे कि भारत और चीन के बीच में डोकलाम में क्या हुआ था, वो स्टैंड ऑफ था। तो दोनों की सेना जो है वो आमने सामने खड़ी है, किंतु कुछ बहुत ज्यादा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, और एक समझौता हो जाता है। समझौता ये होता है कि विद्याधर जो है वो महमूद को 15 किले दे देते हैं, लेकिन युद्ध में हार नहीं है। दोनों में अंतर है। समझौते में 15 किले देना एक चीज है, और युद्ध में हार जाना एक अलग चीज है। तो ये कहा जा सकता है कि विद्याधर अकेला एक ऐसा भारतीय शासक था जिसे महमूद पराजित नहीं कर सकता। याद रहेगा ये फैक्ट। एक फैक्ट जो कि पीपीटी में नहीं था, वो क्या था कि ग्वालियर पे कौन से वर्ष में अटैक हुआ है? बताइए फटाफट, ग्वालियर पे कब हुआ था अटैक, और ग्वालियर का शासक कौन था?
ग्वालियर के शासक थे कीर्तिपाल। साल 1021 22। ठीक है, और रूलर थे कीर्तिपाल। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा रहा है पर लो जी, हो गया। ठीक है। सोमनाथ अभियान, अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। ये पीडीएफ ग्रुप पे अपलोडेड है। तो अब आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बहुत बच्चे कई समय से मांग रहे थे, सर पीपीटी कब मिलेगी, पीपीटी कब मिलेगी, तो पीपीटी भी आज आ गई है। ओके। सोमनाथ अभियान 16वां आक्रमण था ये। और भारत का सोल है ना सोमनाथ, तो सोल पे 16वां आक्रमण, ऐसे आप याद कर सकते हो। 1025 था साल। और गुजरात के काठियावाड़ में स्थित था सोमनाथ का मंदिर, जो कि शिव भगवान को डेडिकेटेड है। शासक थे यहाँ पर भीमदेव प्रथम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है ये, डायरेक्टली एमबीपीएससी पूछेगा कि जिस समय पर महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उस समय वहां के शासक कौन थे। और बात यह भी है कि ये युद्ध छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, प्रमाणित है नहीं है उस पर हम बात नहीं करेंगे, किंतु ये हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस में देखने को मिलता है। तो भीमदेव प्रथम, कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख लिख लीजिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट। परिणाम क्या हुआ कि शिवलिंग को तोड़ा गया और अपार धन संपत्ति लूटी गई। यह महमूद की सर्वाधिक सफल आर्थिक विजय थी। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग was the most successful campaign of महमूद गजनी इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हमारी टाइमलाइन क्लियर है, तो ये डाउट हमें नहीं होगा। क्योंकि सक्सेसफुल मतलब क्या, सक्सेसफुल मतलब इकोनॉमिकली। और जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, उसके दो ही तो ऑब्जेक्टिव थे ना। एक पैसा निकालना है, दूसरा इस्लाम को सुप्रीम बताना है। तो सोमनाथ मंदिर पर विजय प्राप्त कर ली, उसे तोड़ लिया। ठीक है, तो इस्लाम को भी सुप्रीम दिखा दिया उसने। और दूसरी चीज, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था वो भी फुलफिल हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो यहीं से मिला उसे। राइट। और उसके बाद वापसी में सिंध में जाटों ने महमूद की सेना को परेशान किया। इसी कारण से 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण जाटों को दंडित करने के लिए किया गया था। और यहीं पे हम देखेंगे कि महमूद की इसके आसपास ही मौत भी हो जाती है। ठीक है। गजनवी युग में जो इसका सांस्कृतिक पहलू है, अगर इसकी बात करें, तो ये कुछ किताबें हैं जो कि आपको याद होनी ही होनी चाहिए। किताब उल हिंद किसने लिखी। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि अल बदुनी भारत किसके साथ आया। और यहाँ पे बहुत बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी मोहम्मद गौरी लगा देते हैं आंसर। राइट। शाहनामा, शाहनामा किसने लिखी। शाहनामा के ऑथर हैं फिरदौसी। इसे अफगानिस्तान की महाभारत कहा जाता है। उदबी की जो किताब है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चलो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हिडन फैक्ट बताता हूँ ना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्के संस्कृत इंस्क्रिप्शन के साथ, संस्कृत उल्लेखों के साथ सिलवाए थे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी, शेर शाह सूरी और अकबर। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। यूपीपीसीएस साल 2000 में ये सवाल पूछा भी गया है, दैट हु अमंग द फॉलोइंग इशूड, हु अमंग, इसको पेन चेंज कर लेता हूं मैं, साइज बढ़ाना पड़ेगा पेन का। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लेजेंड।
रिलीजन या संस्कृत टेक्स्ट। और ऑप्शन में महमूद ऑफ गजनी आ सकता है। गजनी हो जाएगा, गजनी तो है ही, आंसर आपको पता है ना। गजनी है। मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा। अकबर आ जाएगा। और सूरी आ जाएगा, शेर शाह सूरी। तो अब ऐसे में जब ऑप्शंस आ जाते हैं तो कई बार ऑप्शंस हमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जब तक ऑप्शन नहीं थे तब तक तो आपको याद था। फिर आप सोचोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं मोहम्मद बिन कासिम ने ये सिक्के चलवा दिए हों, अकबर ने चलवा दिए हों। तो अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, द आंसर इज महमूद ऑफ गजनी। महमूद ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनके एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत में अवक्त मेंक अवतार महमूद लिखा हुआ था। सत्ता परिवर्तन होता है और उदय होता है यहाँ पर मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी एक और बहुत ज्यादा प्रमुख नाम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नाम, जब हम भारत में मुस्लिम्स की इन्वेजन हिस्ट्री पे बात करते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली धर्म सबका सेम है, लेकिन मूल सबका अलग अलग है। जैसे कि जब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी कहाँ से आता था, कौन से एरिया से आता था, बताइए जरा। गजनी, बिल्कुल सही। मोहम्मद गौरी वॉज फ्रॉम गजनी। ठीक है। और मोहम्मद गौरी मतलब अल्टीमेटली हम अफगानिस्तान बोल सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद गौरी भारत जब आया, तो मोहम्मद गौरी का भारत आने का जो उद्देश्य है वो साम्राज्य स्थापना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका ऑब्जेक्टिव था कि मुझे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाना है, एक साम्राज्य स्थापित करना है, केवल लूट करना नहीं है जिस तरह मोहम्मद गजनवी ने केवल लूट का उद्देश्य रखा था। यहाँ पर मोहम्मद गौरी का उद्देश्य है कि मुझे एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करनी है, एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करनी है। और इसकी शुरुआत होती है 1175 ईस्वी से, जब मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है वो। इस तरीके से आप देखो मतलब कि हर लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या इसका एक क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण कहां पर था? बताइए जरा, क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे 95% छात्र जो हैं वो कायदार मार्क करके आ जाएंगे, अगर कायदार ऑप्शन में मिल गया तो। ये सर नो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? एक तो हमें क्या लगेगा कि मुल्तान तो पाकिस्तान में है। अरे तब के भारत की बात हो रही है, भारतवर्ष की बात हो रही है, आर्यवर्ष की बात हो रही है ना। भारतीय भूमि की बात हो रही है, और आज भी अगर देखा जाए तो टेक्निकली वो भारतीय भूमि ही है ना। इट इज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो मुल्तान पर यहाँ पे पहला आक्रमण हुआ है। अगर ऑप्शन में मुल्तान आपको मिलता है तो मुल्तान ही मार्क करना है आपको। और यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है, वो है कि भारत में पहली पराजय जो है उसकी, वो क्या है? पहला आक्रमण तो मुल्तान है, लेकिन पहली बार हारा वो है कायदार के युद्ध में। क्योंकि यहाँ पर उसका सामना होता है मूल राज द्वितीय से। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? मूल राज द्वितीय से इसका सामना हो चुका है। मूल राज द्वितीय चालुक्य वंश के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक हैं। और वो कायदार के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। कायदार कहाँ पे था? कायदार है कहाँ पर, कोई बता सकता है? नहीं, क्या डाउट है आपका, पूछो। एक्सपांशन के लिए नहीं आया था, सिक्के तो चलाए। देखो अल्टीमेटली उसे भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो करनी है ना। भले ही टेम्पररीली आया है, भले ही स्थायी तौर पर नहीं आया है, लेकिन तब भी रहने के लिए एक बेसिक प्रशासन प्रणाली तो उसे चलानी पड़ेगी। बहुत रफली थी वो, बेसिक अर्थव्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो बस ये कह सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में ये सिक्के आपको मिलेंगे भी नहीं। ओके।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद इसने रणनीति में बदलाव किया। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि ये पूरा का पूरा ओरिजिन दिख रहा है कि ये गजनवी है। ये मैप में देखिए कि ये जो एरिया है ये गजनी का एरिया है। और यहाँ पे गोमल पास से होते हुए ये आया कायदार, यहाँ पे मोती खाई, और फिर उसके बाद वापस गया, और फिर ये आता है लाहौर के रास्ते से, और यहाँ पे घुसता है। और यहाँ पे लाहौर के रास्ते से जब आएगा ये, जब उत्तर भारत के एरिया से आएगा, तो किससे सामना होने वाला है इसका? पंजाब के रास्ते से, लाहौर के रास्ते से, एक ही बात है, पास में ही है दोनों। तो किससे सामने होने वाला है उसका? दिल्ली में। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश से आते थे। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वॉज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी? वासुदेव। चलिए एक और बात बताइए कि पृथ्वीराज चौहान कौन था? राजपूत था, जाट था, कौन था? राजपूत था। तो राजपूत का जो अग्निकुंड ओरिजिन थ्योरी है, राजपूतों की उत्पत्ति का एक यहाँ पर सिद्धांत है, अग्निकुंड थ्योरी, है ना, अग्निकुंड सिद्धांत। वो किसने दिया था? चंद्र बरदाई ने। तो भाई चंद्र बरदाई ने ये कहा था अपनी किताब में, पृथ्वीराज रासो में, कि जब परशुराम भगवान ने इस दुनिया से सारे राजपूतों को, जितने भी क्षत्रिय थे, उन्हें मार दिया, तो उसके बाद जो ब्राह्मण थे, उन्हें लगा कि यहाँ पर हमें सुरक्षा की जरूरत है। और जितने भी राक्षस वगैरह थे, या जो अ, बोल सकते हैं क्रूर प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो माउंट आबू की चोटी पर एक यज्ञ करेंगे। और कौन करेगा वो यज्ञ? वो यज्ञ करेगा कौन? गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ करेंगे या विश्वामित्र करेंगे? कंफ्यूज मत होना इसमें। आमतौर पे वशिष्ठ और विश्वामित्र में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो वशिष्ठ करेंगे। और इस अग्निकुंड से चार राजपूतों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन है वो? चौहान, चालुक्य, परमार, और प्रतिहार। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लिखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश में लिखना कंपैरेटिवली इजी है। तो ये जो मैं सुना रहा हूँ ये सब कहानी नहीं है, ठीक है? ये सारे फैक्ट्स हैं, और हर फैक्ट से एक सवाल बन सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आपको और मुझे नहीं पता कि इस बार वो कौन सा सवाल होगा, लेकिन वो कोई भी सवाल हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द अग्निकुल ओरिजिन थ्योरी ऑफ चंद्र बरदाई, द सेक्रेड फायर ओरिजिनेटेड इन विच प्लेस, या फिर जो हवन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी राजपूत
कुल निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत कुल माउंट आबू के यज्ञ से उत्पन्न नहीं हुआ था? ये भी सवाल आ सकता है। और वो हो सकता है कि उसमें चौहान डाल दें, चालुक्य डाल दें, परमार डाल दें और कुशवाहा डाल दें, है ना? तो कुशवाहा को एलिमिनेट कर लेना। अच्छा, कुशवाहों की जब बात होती है तो मध्य प्रदेश के कौन से वंश से कुशवाहों का ओरिजिन देखा जाता है? ये बता सकता है कोई? मध्य प्रदेश के कौन से वंश से कुशवाहों का या कछवाहों का ओरिजिन देखा जाता है? एक ही चीज है तुम। कच्छप घाट, बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो अंततः होता क्या है? गौरी द्वारा भटिंडा के किले पर आक्रमण किया जाता है। परिणाम ये होता है कि गौरी यहाँ पर बुरी तरीके से पराजित होते हैं और वह जान बचाकर भागते हैं। ये बात हो रही है कब की? ये बात हो रही है तराइन के प्रथम युद्ध की, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध होगा। और कौन से साल में होगा? यहाँ पे वन लिखा है तो साल में भी वन ही रहेगा। 1191। सिंपल क्वेश्चन जो कि आ सकता है एग्जाम में। तराइन का पहला युद्ध होगा, 1191 में होगा। और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बुरी तरीके से पराजित करेंगे मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल के नाती थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। और उनके दरबारी थे छे कवि चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। अब ये सब आपको पता है। तो पहला जो वॉर था, जो फर्स्ट तराइन का युद्ध था, वहां पे आप देख रहे हो कि बड़ी आसानी से पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को जाने दिया था। लेकिन इस बार ठीक एक साल बाद मोहम्मद गौरी वापस आता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है, 1192 में होता है। और इस बार गौरी विजयी होता है। ठीक है, गौरी यहाँ पर विजयी होगा। और गौरी 1,20,000 घुड़सवारों के साथ वापस आया, पृथ्वीराज चौहान को हराया और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। अजमेर और दिल्ली पर तुर्क का अधिकार हो जाता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी जाती है पहली बार। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि भारत पे पहला मुसलमान आक्रमण किसने किया? तो बात आती है मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो था वो किसने किया? तो बात आएगी यहाँ पर सुबुक्तगीन की। लेकिन तुर्कों का आक्रमण बात हो रही है, गजनवी नहीं। पहला पहला आक्रमण होता है। ठीक है, तो बात होगी यहाँ पर सुबुक्तगीन की। लेकिन अब यहाँ पर भारत में जो साम्राज्य की नींव रखने का काम है वो मोहम्मद गौरी ने किया है। वो किसने किया है? मोहम्मद गौरी ने किया है। और उसके बाद जो पहला शासक था वो कौन बनेगा? जो पहला मुस्लिम शासक है, पहले मुस्लिम साम्राज्य का पहला मुस्लिम शासक बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द कमांडर, स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ गुलाम ऑफ मोहम्मद बिन मोहम्मद गौरी। ठीक है जी, गौरी का गुलाम था, उसका कमांडर था, उसका सेनापति था। और साथ ही साथ उसका दामाद भी था। और यहीं से शुरुआत होगी मामलूक वंश की या फिर गुलाम वंश की। दोनों नामों से इसे जाना जाता रहा है, मामलूक वंश या गुलाम वंश। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग अकाउंट्स लिखे हैं। जैसे कि मिन्हाज उस सिराज ने क्या कहा कि भाई तुरंत हत्या कर दी गई। हसन निजामी ने कहा कि अधीनस्थ शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी या गाजी ले जाया गया और वहां पर अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान ने एक शब्द बेड़ी बांध चलाकर गौरी की हत्या कर दी। ठीक है जी।
एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉर। अच्छा, कायदार का युद्ध। कायदार का युद्ध कौन से साल में हुआ था, बताओ जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में। कायदार का युद्ध 1175, आर यू श्योर अनुज? 1178। ओके। और जब हम बात करते हैं चंदावर के युद्ध की, ये दो और अन्य युद्ध हैं तराइन के अलावा, जो कि मोहम्मद गौरी के जीवन काल में और भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई यहाँ पर चंदावर के युद्ध में आप देख रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी ने, जिनका नाम क्या था, बताएगा कोई? इनका नाम था जयचंद। जयचंद गढ़वाल। तो जयचंद को भी बाद में आप देखोगे कि बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया है, उसे भी पराजित किया है। और इटावा के पास में ये जगह थी चंदावर, उसे वहां पर साल 1194 में पराजित किया गया। साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गलती से भी भूल मत जाना। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख लो कि साल क्या था। साल था 1194। और अब यहाँ पर राइज हो रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। चलिए जी, एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आप देख रहे हो कि कन्नौज विजय के बाद गौरी ने ऐसे सिक्के चलाए जिन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ से? तो संस्कृत में लिखावट वाले सिक्के किसने चलवाए थे? वो गजनवी ने चलवाए थे। और माँ सरस्वती की आकृति वाले सिक्के किसने चलवाए? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा इसमें? वेरी गुड। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक सेकंड, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, बस चेक कर लेता हूँ मैं। बढ़िया, फाइनली। एक और व्यक्ति जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना, नाम है बख्तियार खिलजी। ये भी मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आया था। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की जब बात होती है तो खास तौर पे हम उसे किस चीज से ज्यादा याद रखते हैं कि ये वही व्यक्ति था जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये सारी की सारी मॉनेस्ट्रीज थी, ये सारे के सारे विहार, ये सारे के सारे विश्वविद्यालय भी थे। और ये वो विश्वविद्यालय थे जहां पर भारत का सैकड़ों वर्षों का जो ज्ञान था वो सुरक्षित था, वो किताबों में सुरक्षित था। उन सारी किताबों को जलाने का काम भी किसने किया है? नाम है बख्तियार खिलजी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेता है ये 1204 1205 में। बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी नदिया पर हमला कर दिया। माना जाता है कि उसने मात्र 18 घुड़सवारों के साथ शहर में प्रवेश किया था। और शासक लक्ष्मण सेन भाग खड़े हुए। अंत में हम देख रहे हैं कि असम अभियान की विफलता के बाद 1206 में अली मर्दान खान ने खिलजी की हत्या कर दी। अली मर्दान खान भी एक महत्वपूर्ण शासक है बंगाल का, ये भी आपको याद रखना। क्लियर है? बख्तियार खिलजी पे यदि कोई सवाल आ जाता है, अब आप ऐसे रिएक्ट तो नहीं करेंगे कि कौन बख्तियार खिलजी, हमें तो नहीं पता। इस बख्तियार खिलजी का दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नाता नहीं है। ओके। होगी गौरी की मृत्यु
और देखते हैं कैसे हुई। 1206 में सिंधु नदी के तट पर नमाज पढ़ते हुए ओखर ट्राइब के द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। खोखर ट्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट। खोखरों के द्वारा गौरी की हत्या की जाएगी। और गौरी का कोई पुत्र नहीं था, उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए साम्राज्य उसके गुलामों में बट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में भारत में गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की विधिवत शुरुआत हुई। इसमें एक और चीज जो कि आपको देखनी है वो है मोहम्मद गौरी के गुलाम। तीन गुलाम जिनका नाम बहुत ज्यादा फेमस रहा और जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसके अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा किया। जैसे कि ताजुद्दीन याल्दोज, वेरी इंपॉर्टेंट नेम याल्दोज। इन सबको आगे चल के इल्तुतमिश हराएगा। ठीक है, ये भी याद रख लेना, याल्दोज को भी हराएगा, कुबाचा को भी हराएगा, लेकिन याल्दोज और कुबाचा आपकी मेमोरी में होने चाहिए। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याल्दोज गजनी क्षेत्र का शासक था। कुबाचा जो था वो सिंध और मुल्तान का शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली और भारत का शासक था, और इसने गुलाम वंश की नींव भारत में रखी है। तो याल्दोज और कुबाचा याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? याद रहेंगे। ओके। अब दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश की हम बात करेंगे। और प्रारंभिक सुल्तान कौन थे, इनके इनका योगदान क्या था, सब जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। गुलाम नहीं मामलुक, मतलब क्या होता है मामलुक का? मामलुक का मतलब है वे गुलाम जो स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान, जब हम बात करते हैं बलबन की, तो ये सबके सब स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, राइट। बाद में तो हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी आजाद कर दिया जाता है। उसकी भी जो गुलामी थी उसे गुलामी से स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो इसलिए तथ्य ये है कि 11 सुल्तानों में केवल तीन गुलाम थे, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। और उन्हें भी सुल्तान बनने से पहले या बाद में दास मुक्ति पत्र मिल गया था, या दास मुक्ति पत्र दे दिया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो इतिहासकार हैं वो गुलाम वंश बोलने से बचते हैं उसे, और इसलिए इसे मामलुक वंश कहा जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मामलुक वंश के अंदर भी कुछ वंश जो सब क्लैंस हैं, दीज आर द सब क्लैंस, ये भी आपको याद रखनी है। तो जैसे कि कुतुबी वंश है, कुतुबी वंश, कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का रहेगा। शमसी वंश रहेगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। और बलबनी वंश रहेगा गियासुद्दीन बलबन का। और ये सारे ही इलबारी तुर्क थे। इलबारी तुर्क वॉज अ, एक तरीके से बोल सकते हैं, एथनिसिटी है। ओके। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। 1206 से लेके 1210 का इसका शासनकाल था। काम इसका मुख्य तौर पर बस यही था कि इसने दिल्ली में एक स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, मामलुक वंश की स्थापना करी, और भारत में पहली बार जो मुसलमानों का शासन हो रहा था उसकी शुरुआत करी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का जो नाम का अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा या देवता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ टाइटल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वां, क्योंकि कुरान का बहुत ज्यादा सुरीला पाठ करता था ये, इसलिए इसे कुरान ख्वां कहा गया। दान बहुत ज्यादा देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। हाथियों का भी इसने दान दिया था, और इसलिए इसे पील बख्श कहा गया। और हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, क्योंकि उदार और परोपकार बहुत ज्यादा गुण थे इसके अंदर ऐसे। एक जो बहुत ज्यादा शानदार चीज है और जो बहुत ज्यादा रोमांचक बात है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, वो ये है कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। केवल सिपहसालार और मालिक की पदवियों से संतुष्ट था ये।
और ना ही इसने कभी अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो ही वॉज अ वेरी लॉयल, ही वॉज अ वेरी लॉयल स्लेव, ये कहा जा सकता है ना। बड़ा ही वफादार गुलाम था ये मोहम्मद गौरी का, कि मोहम्मद गौरी के मर जाने के बाद भी उसने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आप देखते हैं कि राजधानी बनाई लाहौर में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है तो राजधानी क्या होगी? साफ सीधी बात है, दिल्ली ही तो होगी। लेकिन जो पहली ही राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की, वो लाहौर थी। क्योंकि मजे की बात यह है कि उस समय इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना नहीं जाता था। तो पहली राजधानी थी लाहौर, लेकिन जो सेना का मुख्यालय था वो था इंद्रप्रस्थ। और आप देख रहे हैं कि जो प्रमुख स्थापत्य बनवाया है ऐबक के द्वारा, वो क्या क्या है? कुवत उल इस्लाम। कहाँ पर है कुवत उल इस्लाम? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। और कुतुब मीनार, जो कोई यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। कुतुब मीनार की शुरुआत भी करवाई थी ऐबक ने, शुरुआत करवाई थी, किंतु कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बनवाया क्यों था कुतुब मीनार उसने? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा प्रभावित था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था एक चिश्ती चिश्ती सिलसिले के संत से, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। और उन्हें ही डेडिकेट किया था उसने ये कुतुब मीनार। अच्छा, फंक्शन क्या था कुतुब मीनार का, कोई बता सकता है? कुतुब मीनार है क्या वास्तविकता में? अनाउंसमेंट करने के लिए? अच्छा। और कुछ नहीं था, बस अनाउंसमेंट करने के लिए था? अच्छा, कुतुब मीनार की हाइट क्या है, ये कोई बता सकता है? कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 72.5 मीटर। हालांकि पीपीटी में कहीं लिखी नहीं है, मुझे एकदम से याद आया तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं मैं। तो एक तो ये फैक्ट है ना। 5 मंजिलें हैं इसमें। और नहीं, ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। थोड़े से आड़े तिरछे फैक्ट जो होते हैं ना, क्योंकि कुतुब मीनार हाइट के लिए फेमस तो है ना। रेड सैंडस्टोन में बना है, लाल पत्थर से बना हुआ है। और अल्टीमेटली जब पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के जश्न में इसे बनवाया गया था। निश्चित तौर पर ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित तो था ही, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये विजय स्तंभ के रूप में भी बनाया गया था, है ना। ताकि ये दर्शाया जा सके कि पृथ्वीराज चौहान को हमने हरा दिया है ना, और अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। साथ ही साथ ये जो कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद था उससे अटैच था, और यहाँ से अजान पढ़ी जाती थी उस समय पर। ठीक है, तो ये भी कुछ फंक्शन थे जो कि मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं भी याद करोगे हाइट वाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। पर पता हो तो एक एक्स्ट्रा एज रहता है, जैसे कि अब तो पता है ना। तो पता है तो कर लो यार, 72 मीटर, क्या ही जा रहा है। मृत्यु। एक कुतुब
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये पोलो बहुत खेलते थे ना, घोड़े पे। जिस तरीके से पोलो आज भी एक खेल है, उस समय भी खेला जाता था। तो 1210 में चौगान खेलते हुए, पोलो को उस समय चौगान कहा जाता था, तो चौगान खेलते हुए इनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती। ओके, क्लियर है। आगे बात करते हैं। फिर आता है भैया उत्तराधिकारी का संघर्ष होगा। और इमिडिएटली हम देखेंगे कि आराम शाह जो है वो शासक बन जाता है, सिर्फ 1 साल का राजा रहता है। और आराम शाह को अ, लाहौर के अमीरों का या फिर लाहौर के नोबल्स का समर्थन तो था, लेकिन उसे जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने काफी विरोध किया। लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आराम शाह वास्तविकता में ऐबक का पुत्र है भी या नहीं, और इस बात की पुष्टि वाकई नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि जब दिल्ली के अमीरों का समर्थन प्राप्त हुआ इल्तुतमिश को, तो एक जूद का युद्ध होता है, जूद की लड़ाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये अब मैंने कर दिया है, अब तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता, रुको, छोड़ो, तो हट गया। बैटल ऑफ जूद जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल बताइए फटाफट सब लोग इसका, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि याद हो जाए। 1211, याद रहेगा, रहना भी चाहिए, भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट युद्ध है। और इल्तुतमिश ने यहाँ पर आराम शाह को हराया था। और इसलिए हम देख रहे हैं कि आराम शाह का जो शासनकाल है वो कुल 8 महीने तक का रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे शमशी वंश का उदय हो जाता है, यानी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के वंश का उदय हो जाता है। इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो वास्तविकता में यदि संस्थापक माना जाए, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुछ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? गौरी से बस उसे वंश प्राप्त हुआ, गौरी से जो साम्राज्य था वो प्राप्त हुआ। और मात्र कितने साल का शासन है? 1206 से 1210। तो इतने शासनकाल में कोई कॉन्क्रीट स्टेप तो लिया नहीं जा सकता इसने, ना एक प्रशासन की जो संरचना है वो तैयार कर पाया है ये, ना एक मजबूत अर्थव्यवस्था को तैयार कर पाया है ये। तो अल्टीमेटली सिर्फ ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। लेकिन अगर कहा जाए कि वास्तविकता में हु वॉज द रियल फाउंडर, साम्राज्य का रक्षक, है ना, अ, वास्तविक संस्थापक, लिखा हुआ है यहाँ पर, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसकी उपाधियां थी कि ये गुलाम का गुलाम था। अल्टीमेटली कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम ही था, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। ऐबक का दास भी था और साथ ही साथ उसका दामाद भी था। और हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज, जब इल्तुतमिश सुल्तान बनेगा तो वो राजधानी ट्रांसफर कर देगा लाहौर से, राजधानी को ले जाएगा दिल्ली तक। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की पहली बार राजधानी जो है वो दिल्ली बन गई। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको प्रीलिम्स में। इल्तुतमिश साम्राज्य पे बैठ तो गया, उसकी गद्दी पे बैठ तो गया, लेकिन शासन इतना आसान भी नहीं था उसके लिए करना, क्योंकि कंटिन्यूअसली कुछ लोग थे जो उसे चैलेंज कर रहे थे। जैसे कि हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, याल्दोस और कुबाचा। तो इल्तुतमिश ने डिसाइड किया कि भैया इनको एक एक करके खत्म करना पड़ेगा। 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध, हमेशा लोग बाग तराइन के पहले युद्ध की बात करते हैं, दूसरे युद्ध की बात करते हैं, लेकिन तराइन के तीसरे युद्ध की बात कोई नहीं करता। तराइन के पहले और दूसरे युद्ध ने भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत कर दी, लेकिन उस शासन को बचाए रखने का जो काम है वो तराइन के तीसरे युद्ध ने किया। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि याल्दोस को हरा दिया है, पराजित कर दिया है
इल्तुतमिश ने, और बाद में उसको मार भी डाला है। उसके बाद नसीरुद्दीन कुबाचा की जब हम बात करेंगे, तो कुबाचा भी एक कठोर प्रतिद्वंदी थे इल्तुतमिश के। तो 1228 में इल्तुतमिश के आक्रमण से वो भयभीत हो गया, और परिणाम उसका क्या हुआ कि वो उसने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। याद रहेगा, कुबाचा और याल्दोस का अंत किसके शासनकाल में हुआ है? और याल्दोस को तो खास तौर पे आपको याद रखना है। याल्दोस को तो खास तौर पे याद रखना है। तराइन का जो तीसरा युद्ध है उसका वर्ष पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि तराइन के तीसरे युद्ध में उसने किसको हराया था इल्तुतमिश ने। ऐसे ही मंगोल संकट भी आ जाता है उसी के समय पर। 1221 में आप देखोगे कि चंगेज खान, अच्छा चंगेज खान का वास्तविक नाम जो है वो भी याद रखना है अपने को। चंगेज खान का जो असली नाम था वो था तेमुजिन। मंगोल वंश का बहुत ज्यादा बड़ा शासक था, बहुत बड़ा आक्रांता था। पूरे विश्व में इसके नाम से लोग बाग कांपते थे। जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था इसने। और इस बार ये पीछे पड़ा था जलालुद्दीन मंगबरनी के, जो कि मध्य एशिया में ख्वारिज्म करके एक जगह है, उसका शासक हुआ करता था। जलालुद्दीन मंगबरनी जो था वो जान बचा के भाग रहा था चंगेज खान से। और वो जान भगाते भगाते, सॉरी, जान बचाते बचाते, भागते भागते पहुंचा भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पूर्वी सीमा है भारत की, वहां पे पहुंचा। और उसने इल्तुतमिश से संरक्षण मांगा। इल्तुतमिश से बोला कि भैया मुझे आप शरण दे दो। इल्तुतमिश ने बड़ी स्मार्टली मना कर दिया कि भाई साहब यहाँ पे जो वेदर है वो अच्छा नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, बीमार हो जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे, तो यहाँ मत आओ तो ही बेहतर रहेगा। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि इल्तुतमिश की डिप्लोमेटिक विन की, है ना। और इस तरीके से मंगोल जो संकट था वो उसने टाल दिया। आगे बात करते हैं सैन्य अभियान। इल्तुतमिश के जब सैन्य अभियानों की बात करेंगे हम, तो इल्तुतमिश ने अपना एक्सपांशन भी शुरू कर लिया है। रणथंबोर 1226, नागौर 1227, और बंगाल, बंगाल में बल्खा खिलजी के विद्रोह का दमन किया इसने, और बंगाल का विलय कर दिया दिल्ली सल्तनत में। तो ये इतनी चीजें भी याद रखनी, बल्खा खिलजी नाम याद कर लेना थोड़ा। हाँ बिल्कुल, 9-15 से करंट अफेयर्स की क्लास है। मध्य प्रदेश विशेष भी बात कर लेते हैं हम। तो मालवा अभियान इसके समय पर चलाया जाएगा। 1234 में मालवा अभियान चलाया गया। और उज्जैन में आप देखेंगे कि महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया गया। बिलसा में हम देखेंगे, विदिशा में प्राचीन हिंदू मंदिर में लूटमार यहाँ पर की गई। ग्वालियर में मंगल देव को हराकर किला जीत लिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य है। और अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यस, बिकॉज राजस्थान में रणथंबोर नागौर, बंगाल में बलिका खिलजी, और मध्य प्रदेश में उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर, खास तौर पर ग्वालियर, ग्वालियर विजय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। राइट। तो इल्तुतमिश उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति भी उठा कर ले आया था दिल्ली। और इस तरीके से उसने अपना जो आधिपत्य था वो उत्तर भारत में स्थापित कर लिया था। खलीफा से सनद भी ले ली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उस समय जो बगदाद के खलीफा थे, अल मुंतसिर बिल्ला, तो अल मुंतसिर बिल्ला जी से इन्होंने गुजारिश की, और दिल्ली सल्तनत के प्रथम वैधानिक एवं संप्रभु सुल्तान बन गए ये। उनसे इनको एक तरीके से सर्टिफिकेट मिल गया, है ना। सर्टिफिकेट होता है ना कि आज से आप खलीफा के द्वारा सर्टिफाइड शासक। सुल्तान ए आजम नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये सारी यहाँ पर एक तरीके से उपाधियां यहाँ पर उन्हें मिल गई। प्रशासनिक ढांचा देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने इक्ता सिस्टम की शुरुआत करी। और तुर्कान ए चहलगानी,
तुर्कानिक चहलगानी क्या था? 40 तुर्कों का एक ग्रुप था, जो कि बोल सकते हैं कि नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, शैडो कैबिनेट था ये इल्तुतमिश का। ये वो लोग थे जिनके पास में प्रमुख पद हुआ करते थे, ये वो लोग थे जो कि राजा को सलाह देते थे, और एक तरीके से सत्ता जो थी वो इन 40 लोगों के हाथों में केंद्रित थी। जब हम बात करते हैं एक प्रणाली की, तो इल्तुतमिश ने जो प्रोविंसेस थी, जो राज्य थे, उन्हें इक्ता में बांट दिया। एक तरीके से इक्ता को प्रोविंस ही कहा जा सकता है ना। मैंने आपको जब प्रशासनिक संरचना में आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था इक्ता, इक्ता होता था प्रोविंस, शिक, अर्गन और ग्राम। ओके। तो साम्राज्य का विकेंद्रीकरण किया इन्होंने, और वेतन के बदले भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। तो एकता को यहाँ पर रेवेन्यू राइट्स भी हुआ करते थे, जो राजस्व लेने का अधिकार था वो भी था, और साथ ही साथ उसकी प्रशासनिक ड्यूटीज भी हुआ करती थी, जो प्रशासनिक दायित्व थे वो भी उसे निभाने होते थे। उसके बाद न्याय का घंटा, न्याय का घंटा, अधिकारी जो हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था अमीर एदाद। लाल वस्त्र यदि आप पहन कर निकले हैं तो आपके पास में न्याय मांगने का अधिकार है ना, न्याय मांगने का प्रतीक था लाल वस्त्र। और यही लाल वस्त्र पहनकर आप देखेंगे कि आगे चलकर रजिया सुल्तान ने भी क्रांति करी थी और लोगों से मदद मांगी थी अपने राइट लेने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए। मौद्रिक प्रणाली, दो प्रकार के सिक्के चलवाए इल्तुतमिश ने, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। चांदी, चांदी का जो सिक्का था उसे कहा गया टंका। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि चांदी की टंकी पे इल्तुतमिश बैठा करता था, और इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं कि चांदी की टंकी से जो सिक्का था उसका नाम था टंका। 175 ग्रेन इसका जो वजन था वो था 175 ग्रेन। ऐसे ही एक और सिक्का था जिसका नाम था जीतल। जीतल जो था वो किस चीज का होता था? जीतल होता था तांबे का, कॉपर का। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और पहली बार बड़े लेवल पर अगर करेंसी सर्कुलेट हुई है किसी मुसलमान शासक की, तो वो है इल्तुतमिश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान, सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाया जाता था। उसके बाद इल्तुतमिश का अंत होगा। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, और पुत्री रजिया को ये उत्तराधिकारी चुनते हैं। लेकिन रजिया के हाथ में सत्ता आ नहीं पाती, क्योंकि जो तुर्क अमीर थे वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि रुकनुद्दीन फिरोज शासक हो, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज कंपैरेटिवली एक वीक राजा था। तो इसलिए जो जितने भी तुर्की थे वो ये चाहते थे कि सत्ता एक कमजोर शासक के हाथ में रहे, जिससे कि उसे कंट्रोल किया जा सके। तो अल्टीमेटली रुकनुद्दीन फिरोज को वहां पर बिठाया जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज के समय शाह तुर्कान के हाथ में सत्ता चली जाती है। एक तरीके से वास्तविक सत्ता रहती है रुकनुद्दीन फिरोज की माँ के हाथ में, जिसका नाम था शाह तुर्कान। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं बता रहा हूँ, याद कर लो, प्रीलिम्स में आएगा। अभी नहीं आएगा तो बाद में कभी आएगा, पर आएगा जरूर, इस चीज को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। रुकनुद्दीन का पतन होता है और रजिया का उदय होता है। शुक्रवार की नमाज के समय रजिया जो है वो लाल वस्त्र पहनकर बाजार में निकल जाती है, ठीक है, और लोगों से न्याय की मांग करती है। अल्टीमेटली लोग उसका समर्थन करते हैं और महल पर हमला कर देते हैं, और इस तरीके से पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार का निर्णय लिया, और अल्टीमेटली रजिया को तख्त पर बैठा दिया। चलिए जी, रजिया सुल्तान तो आज नहीं हो पाएगा, पर
आई होप कि आज की क्लास जो है वो काफी फ्रूटफुल रही होगी आपके लिए। और इतनी जितनी भी चीजें थी वो आपको याद करनी है। एक सेकेंड, कमेंट्स क्या चल रहे हैं, सॉरी, मैं कमेंट्स नहीं देख पाया बीच में अभी। ओ माय गॉड। अच्छा, क्लास का टाइम हो गया, ब्रेक चाहिए था। तो ब्रेक तो नहीं था आपका। एक्चुअली क्लास जो थी वो 9:15 तक ही शेड्यूल थी। फाइनली बहुत सारे फैक्ट्स हमने याद किए हैं, आज बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं। और कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा डिनर लेट कर लेना आज। ठीक है, मैं भी अभी इसके जस्ट बाद कुक करूंगा अपना खाना, तो मैं मुझे भी 1 घंटे बाद ही मिलेगा खाना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़ो, हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये पीपीटी में, तो एटलीस्ट जितने फैक्ट्स हैं, मैं अगर हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं उसे बोल रहा हूँ बार बार, तो भी इंपॉर्टेंट। ओके। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में 1 सेकंड बात तो करना चाहता हूँ आपसे।